वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 5 क्लास 11 कंप्यूटर साइंस विद पाइथन सीरीज़ के लिए। और इस सीरीज़ की प्रीवियस वीडियोस तक हमने डिस्कस किया था यूनिट 1 को, और इस वीडियो से अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी यूनिट 2 कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग को। तो इसका जो पहला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 इनसाइट इनटू प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, यानी कि जब प्रोग्राम एक एग्जीक्यूट होता है, जब आप एक कोड लिखते हैं तब से लेकर जब तक उसकी EXE फाइल होती है या उसको हम रन कराते हैं, कौन कौन सी सब प्रोसेसेस होती हैं वो हम यहाँ पे समझने वाले हैं। और ये जो यूनिट है ये सबसे बड़ी यूनिट भी हमारी होने वाली है। इसके अंदर आपके 9 to 10 चैप्टर्स यहाँ पे आएंगे, और यही वो यूनिट है जिसके अंदर हमने कंप्यूटेशनल थिंकिंग यानी कि जो कंप्यूटेशनल की पावर है, कंप्यूटेशनल स्किल्स हैं, उसको हमने डेवलप करना है, और साथ में हमको प्रोग्रामिंग भी करनी है। तो प्रोग्रामिंग तो ज़्यादातर हम यहाँ पे प्रैक्टिकल में करेंगे, और यहाँ पे जो लैंग्वेज हम लोग पढ़ेंगे वो होगी आपकी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि जब भी कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है अलग अलग हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में, तो कौन कौन सी स्टेप्स के थ्रू वो आपका जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ प्रोग्राम, प्रोग्राम क्या है। देन आपका व्हाट इज सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर क्या है, और एक सॉफ्टवेयर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। तो प्रोग्राम को देखिए सिंपली हम बोल सकते हैं, प्रोग्राम इट रिफर्स टू द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट आर एग्जीक्यूटेड बाय कंप्यूटर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। यानी कि प्रोग्राम आपका सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, और प्रोग्राम जो लिखे जाते हैं एक पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लिखे जाते हैं, जैसे आपका पाइथन प्रोग्रामिंग हो या C++ हो, या इसके अलावा आपका जावा है, जावा स्क्रिप्ट है। तो जब भी यहाँ पे प्रोग्राम की बात आती है तो यहाँ पे प्रोग्रामिंग की बात भी आती है, क्योंकि प्रोग्राम आपका सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। यानी कि आपने कुछ भी यहाँ पे कोडिंग करनी है, फॉर एग्जांपल आपने 2 नंबर्स का सम निकालना है, तो यहाँ पे मैं जितने भी एग्जांपल सब लूँगा वो ज़्यादातर आपके पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर होंगे। तो यहाँ पे मैं सिंपली बोल सकता हूँ A=10, B= मैंने 20 किया, C में मैंने दोनों का सम अप कर दिया A+B, एंड देन एक स्टेटमेंट यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रिंट, जहाँ पे मैं C को प्रिंट करता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे 4 यहाँ पे आपके स्टेटमेंट लिखे हैं। तो अगर आप इसको एक्चुअल में पाइथन में चलाएंगे तब भी ये एक्चुअली वर्क करेगा, यहाँ पे आपको सम मिलेगा। तो इसको हम बोल सकते हैं कि प्रोग्राम जो है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, और यहाँ पे हर एक लाइन में हमने कुछ ना कुछ इंस्ट्रक्शन दिया है। जैसे यहाँ पे हमने एक वैल्यू को असाइन किया, यहाँ पे भी हमने वैल्यू को असाइन किया, देन हमने यहाँ पे दोनों को ऐड किया, एंड इसको हमने आउटपुट जो डिवाइस है उस पर हमने प्रिंट किया है, यानी कि हमारा जो रिजल्ट है वो मॉनिटर पे आएगा। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि प्रोग्राम क्या है, और एक जो पर्सन आपका प्रोग्राम को लिखने वाला है उसी को हम प्रोग्रामर कहते हैं, यानी कि जो प्रोग्रामिंग करेगा उसको हम यहाँ पे प्रोग्रामर कहते हैं, जो कि एक स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में की जाती है। यानी कि एक प्रोग्रामर है तो वो हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सेलेक्ट नहीं करता, कुछ पर्टिकुलर सेट होता है उसका भी जिसके अंदर वो प्रोग्रामिंग करेगा। तो एग्जाम्पल क्या है एक प्रोग्राम के, जैसे आपका पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, C++ है, जावा स्क्रिप्ट है, इसके अलावा आपने जावा का नाम शायद सुना हो, PHP आपने सुना होगा, डेटाबेसेस के लिए SQL है। तो इस तरीके से काफ़ी सारी आपकी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं। तो ये तो बात हुई प्रोग्राम की। अब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। तो देखिए जब हम एक सिंगल कोड लिखते हैं तो उसको हम प्रोग्राम बोलते हैं, और ऐसे अगर बहुत सारे प्रोग्राम्स को हम कलेक्ट कर ले, यानी कि प्रोग्राम प्लस प्रोग्राम, तो उसी को हम मिला करके बोल देते हैं कि अब हमारा एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर तैयार हुआ है। जैसे आप गेमिंग सॉफ्टवेयर देखते हैं, आप कोई वीडियो एडिटर देखते हैं, कोई भी आपका सॉफ्टवेयर है, तो वहाँ पे उसके अंदर बहुत सारे सब प्रोग्राम होते हैं, और इसके अलावा बहुत सारे सब प्रोग्राम तो होते हैं। इसके अलावा फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं कोई गेम का प्रोग्राम है, गेम फाइल है, तो उसके अंदर आपके बहुत सारे प्रोग्राम होंगे, उसके अंदर आपकी इमेजेस भी होती हैं अगर आप पूरा कंप्लीट जो फाइल डाउनलोड करते हैं। इसके अलावा DLL फाइल हो सकती हैं, उसके अंदर कोई डॉक्यूमेंट फाइल हो सकती है जैसे कि टेक्स्ट वगैरह है। तो इसके अंदर बहुत सारी फाइलें होती हैं, जैसे डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी DLL फाइल होती हैं, इमेजेस होती हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तब जाके कंप्लीट सॉफ्टवेयर बनता है। और ऐसे अगर हम बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स को भी कलेक्ट कर दें तो उसको हम बोलते हैं कि एक सॉफ्टवेयर पैकेज है। जैसे आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा MS ऑफिस जो है वो एक सॉफ्टवेयर पैकेज है, यानी कि उसके अंदर आपको प्रेजेंटेशन देनी है तो पावर पॉइंट है, आपने कोई मैथमेटिकल काम करना है तो उसके लिए स्प्रेडशीट है, ऐसी नॉर्मल डॉक्यूमेंट के लिए आपका वर्ड है। तो इनको हम सॉफ्टवेयर पैकेज कहते हैं। जैसे लिब्रा ऑफिस बेस है, ओपन ऑफिस बेस है, माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर पैकेज आता है, फोटोशॉप का आता है जिसमें मेन सॉफ्टवेयर है, एंड इसके अलावा लाइट रूम वगैरह भी उसमें होते हैं। तो इसको हम बोल देते हैं सॉफ्टवेयर, और सॉफ्टवेयर के अंदर ये सब चीज़ें आपकी होती हैं। तो आई होप मेन जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट था कि प्रोग्राम क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, ये आपको आया होगा। तो अब हम देखते हैं बेसिक फ्लो ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो देखिए सबसे पहले इसमें आता है आपका सोर्स कोड, यानी कि आपका प्रोग्राम कोड, एंड देन उसको हम ट्रांसलेट करते हैं।
ट्रांसलेटर की मदद से, देन वो आपका ट्रांसलेट होता है मशीन या बाइनरी कोड में, एंड देन हमको एक EXE फाइल मिलती है जो कि प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती है, किसी भी प्लेटफॉर्म पे चलेगी, भले वो विंडोज़ का हो या कोई और प्लेटफॉर्म हो। तो अब देखिए सोर्स कोड में हमारी क्या क्या चीज़ें होती हैं। सोर्स कोड में सबसे पहले तो आपका यहाँ पे आता है जो हमने कोड लिखा है, जैसे हमने पाइथन के अंदर लिखा A=2 B=3, तो ये हमने कोड लिखा है एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को फॉलो करके, यानी कि लैंग्वेज के जो रूल्स हैं, जो सिंटैक्स हैं। जैसे इंग्लिश में हम अगर कोई स्टेटमेंट टाइप करते हैं, कोई पैराग्राफ लिखते हैं, तो जो इंग्लिश के ग्रामर पोर्शन है उसके हम रूल फॉलो करते हैं, ये कहाँ पे हमको अल्फ़ाबेट्स को कैपिटलाइज करना है, कहाँ पे हमने आर्टिकल्स को लगाना है, कॉमा कहाँ पे लगाना है, फुल स्टॉप कहाँ पे लगेगा। तो ये आपका एक तरीके से हम लैंग्वेज का जो रूल्स हैं उनको हम फॉलो करते हैं। तो सोर्स कोड को हम ट्रांसलेट करते हैं मशीन या बाइनरी कोड में, क्योंकि जो सोर्स कोड है वो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होगा, और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो यूजर्स के लिए या प्रोग्रामर के लिए समझने के लिए आसानी होती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द हाई लेवल लैंग्वेज हैं वो आपका कॉम्बिनेशन से बनी है इंग्लिश एंड मैथ्स, यानी कि उसमें मैथ्स के सिंबल्स होते हैं, डिजिट्स होते हैं, और इंग्लिश लैंग्वेज की तरह होती है, तो उसको समझना आसान है इन कंपैरिजन टू आपका बाइनरी लैंग्वेज जो कि आपका 0-1 से बनी हुई होती है। तो हर चीज़ के लिए अगर आप 0-1 का यूज़ करेंगे तो प्रॉब्लम होगी, तो इसके लिए हम ट्रांसलेटर्स यूज़ करते हैं। तो इनको हम डिफाइन भी देख लेते हैं यहाँ पे। तो सोर्स कोड क्या है? इट इज़ द मेन कोड रिटन बाय प्रोग्रामर इन अ स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसी तरीके से बाइनरी कोड, इट इज़ द कन्वर्टेड कोड दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड डायरेक्टली बाय द कंप्यूटर, यानी कि कोई जिसको हम किसी भी कंप्यूटर में यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, वो सोर्स कोड, वो आपका बाइनरी कोड होता है, या इसको हम मशीन कोड भी कहते हैं। इसके अलावा अब हम देखते हैं ट्रांसलेटर, यानी कि कौन कौन से ट्रांसलेटर्स होते हैं जो कि ट्रांसलेट करेंगे। इसमें सबसे पहले आपका आता है असेंबलर। तो असेंबलर क्या करता है? असेंबली लैंग्वेज के कोड को आपका लो लेवल कोड में कन्वर्ट करता है। इसके अलावा कंपाइलर है, और दूसरा हमारा यहाँ पे इंटरप्रेटर भी आता है। देखिए इंटरप्रेटर यहाँ पे है, ये कंपाइलर हो गया। ये दोनों ही आपका हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज क्या हुई? जैसे आपकी मॉडर्न जितनी भी लैंग्वेज आप मेमोराइज कर सकते हैं, C है, C++ है, पाइथन है, जावा स्क्रिप्ट, PHP, तो ये जितनी भी लैंग्वेज हैं ये सब हाई लेवल लैंग्वेज हैं। तो इनको लो लेवल में, यानी कि मशीन को आसानी से समझ में आए, हम कन्वर्ट करने के लिए दो सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं मेनली, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। अब कंपाइलर लैंग्वेज आपकी ऐसी लैंग्वेज होती हैं जिनका जो सोर्स कोड है, यानी कि आपने एक कोड बनाया, उसमें आपने मान लीजिए 100 लाइन्स लिखी, तो इन 100 लाइन्स को एक ही बार में आपका कंपाइल करके कन्वर्ट करेंगी। लेकिन जो इंटरप्रेटर है ये क्या करेगा? इसी कोड को आपका लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करेगा, यानी कि 1 लाइन एट अ टाइम कन्वर्ट करता है। तो हमारा जो यहाँ पे पाइथन हम लोग पढ़ने वाले हैं वो एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, यानी कि लाइन बाय लाइन। इसका फ़ायदा ये होगा कि हमको एरर फाइंडिंग में आसानी होगी, क्योंकि जब तक हमारा एक लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी हम नेक्स्ट लाइन पे नहीं जा सकते हैं। और जो कंपाइलर है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जो कन्वर्ट करता है, उसमें भी आपका सेम ही होगा, हाई लेवल को लो लेवल में, लेकिन यहाँ पे एक ही बार में पूरा कोड जो है वो कन्वर्ट कर देता है। तो कई बार हमको एरर फाइंडिंग में प्रॉब्लम आती है। तो हाई लेवल लैंग्वेज HLL का जो फुल फॉर्म है वो है हाई लेवल लैंग्वेज, जैसे कि पाइथन, C++, जावा एंड सो ऑन। तो आई होप आपको ये आया होगा कि दो सॉफ्टवेयर होते हैं, इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर। हम जो लैंग्वेज यूज़ करेंगे वो पाइथन है, वो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, लेकिन इसके अलावा C++ है, C है, जावा है, ये आपका कंपाइल्ड लैंग्वेज हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कंपाइलेशन प्रोसेस या ट्रांसलेशन प्रोसेस के अंदर कौन कौन से सब स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहले होता है प्री प्रोसेसिंग, देन आपका होता है कंपाइलेशन, देन होता है असेंबलर या असेंबली फेज, देन आपका आता है लिंकर, एंड फाइनली हमको मिलता है लोडर। तो देखिए 5 स्टेप हैं, कई बुक में 4 दिए हैं, कई में 6 भी दिए हैं, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ गए तो आप समझ जाएंगे। जैसे अगर हम अभी पाइथन को पढ़ने वाले हैं, तो पाइथन का तो आप सिंपल एक इंटरप्रेटर कोई डाउनलोड करेंगे, जो कि हम ऑफिशियल डाउनलोड करेंगे, तो उसी सॉफ्टवेयर के अंदर ये सारी प्रोसेस होंगी, यानी कि अलग से नहीं होता। अगर आप जितना पीछे जाएंगे प्रोग्रामिंग की हिस्ट्री में, तब हमको अलग अलग सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन अभी ये जितने भी फेस है या जितना भी काम है, लोडर का हो, लिंकर का हो, असेंबलर हो, इन सब का काम अब एक ही सॉफ्टवेयर से होता है। तो सबसे पहला होता है प्री प्रोसेसिंग फेस। तो प्री प्रोसेसिंग जो आपका है ये पहला फेस है, और इसमें सोर्स कोड होता है, मॉड्यूल कोड होते हैं, और ये कमेंट को रिमूव करता है। जैसे मान लीजिए आपने कोई कोड लिखा, अभी मैं इन जनरल यहाँ पे बता रहा हूँ कि कोड किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है। जैसे आपने पाइथन में लिखा तो उसमें नॉर्मल हम कोड लिखते हैं, और उसमें कुछ कोड मॉड्यूल के अंदर भी होते हैं। और मॉड्यूल क्या होता है? एक ऐसी फाइल जो आपके
सिस्टम पे स्टोर है, इसमें कुछ आपका कोड पड़ा हुआ है और उसको हम टेम्प्रेरी बेसिस पे यहाँ पे लोड करके एग्जीक्यूट करते हैं। अगर आपने थोड़ी सी प्रोग्रामिंग स्टार्ट करती है तो आपको शायद पता हो मैथ मॉड्यूल है, रैंडम मॉड्यूल है, ऐसी आपका ओएस मॉड्यूल है, ऑपरेटिंग सिस्टम का, ऐसे बहुत सारे हमारे मॉड्यूल हैं। मॉड्यूल यानी कि .py फाइल्स जिनके अंदर कुछ हमारा कोड है, सिंपली हम ये मान लेते हैं। तो ये पहला फेज होता है, इसमें सोर्स कोड और मॉड्यूल कोड इंक्लूड होता है और ये क्या करता है, प्री प्रोसेसिंग के फेज में कमेंट को रिमूव करता है। लेकिन इसी में अगर हम एग्जांपल लें C++ का, तो वहाँ पे आपकी हेडर फाइल्स होती हैं, उनके अंदर जो कोड होता है जो कि एक अलग से फाइल .h फाइल में होता है, उसको ये लोड करता है। यानी कि जो आप कोड लिखते हैं केवल वही नहीं होता, जो ऑलरेडी कोड लिखा हुआ है उसका भी हम यूज़ करते हैं। तो ये प्री प्रोसेसिंग फेज है। नेक्स्ट है आपका कंपाइलेशन फेज। तो कंपाइलेशन फेज में आपका क्या होता है, इसमें सबसे पहले एनालिसिस एंड सिंथेसिस दो यहाँ पे काम होते हैं। एनालिसिस जो आपका है ये लैंग्वेज डिपेंडेंट होता है, यानी कि आप एनालिसिस डायरेक्टली नहीं करेंगे, ये सभी प्रोसेसेस मैक्सिमम इसमें से आपकी लैंग्वेज डिपेंडेंट है। अगर आपका जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है अगर वो पाइथन है तो आप इंटरप्रेटर की हेल्प लेंगे, और अगर आपका सी है तो आप सी का कंपाइलर लेंगे, आपका C++ है तो जावा का कंपाइलर होगा। यानी कि ऐसा नहीं होता कि आपने एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लिया, अब आप इसके अंदर कोई भी लैंग्वेज को चलाएं और वो लैंग्वेज आपको आउटपुट दे दे। ये जो आपका सॉफ्टवेयर है ये अगर आपने पाइथन यूज़ करी है तो पाइथन का आपको इंटरप्रेटर चाहिए, C++ चाहिए तो उसके लिए आपको C++ का कंपाइलर यहाँ पे डाउनलोड करना पड़ेगा। तो ये बेसिक सा है, यानी कि लैंग्वेज डिपेंडेंट है। तो एनालिसिस में क्या होता है, ये लैंग्वेज डिपेंडेंट पार्ट है और ये सोर्स कोड को और छोटे पार्ट में डिवाइड करता है जिनको हम टोकन बोलते हैं। यानी कि प्रोग्राम को इतना छोटा पार्ट में डिवाइड कर देगा कि हर एक पार्ट को हम इंडिविजुअली भी पहचान पाएंगे। तो यहाँ पे जो टोकन होगा वो हम पढ़ेंगे किलोपाई जो होता है, यानी कि जिसके अंदर आपके आते हैं, इसको हम डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। जैसे कीवर्ड है, आइडेंटिफायर, लिटरल, ऑपरेटर, पंचुएटर एंड इनबिल्ट जो आपके फंक्शन है। तो ये सबसे छोटा पार्ट है। यानी कि अगर आप कोई भी सोर्स कोड लेकर के आते हैं तो वो जो कैटेगरी है उसका हर एक जो इंडिविजुअल पार्ट है वो किसी ना किसी कैटेगरी के अंदर फॉल होता है। जैसे हम इंग्लिश में पढ़ते हैं तो इंग्लिश को अगर आप कोई भी सेंटेंस लेते हैं तो उसमें से कुछ आपका नाउन होगा, कुछ प्रोनाउन है, कुछ वहाँ पे हमको हेल्पिंग के लिए हम एडवर्ब यूज़ करते हैं, वर्ब यूज़ करते हैं, प्रीपोजिशन है। तो ये इस तरीके से हम हर एक चीज़ को एक पर्टिकुलर पॉइंट में तोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपका सेम है। इसके बाद एनालिसिस में ये काम होता है। देन सिंथेसिस जो बैकएंड में है, यहाँ पे इसी कोड को वापस ठीक करने के बाद एक रीअसेंबल किया जाता है और कन्वर्ट किया जाता है नेक्स्ट फेज के लिए। यानी कि जो यहाँ पे इनपुट होगा प्री प्रोसेसिंग फेज के लिए डेटा, वो आउटपुट वो हमारा जो यहाँ पे ये आउटपुट देगा प्री प्रोसेसिंग फेज, ये आपका इनपुट होता है कंपाइलेशन के लिए। देन कंपाइलेशन में जो इनपुट आया है इसमें प्रोसेसिंग होकर आउटपुट आएगा, वो होगा आपका असेंबलर के लिए हमारा इनपुट। ऐसी असेंबलर से जो निकलेगा वो इनपुट होगा लिंकर के लिए एंड फाइनली लोडर के लिए। यानी कि ये आपका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है और यही वो फेज है कंपाइलेशन जो हमको एरर भी देता है। यानी कि कौन कौन सी एरर होती हैं, जैसे आपका सिंटैक्स एरर है, आपका लॉजिकल एरर है। तो जो भी आपकी एरर है बेसिकली सिंटैक्स एरर ये देता है। यानी कि अगर हम सिंटैक्स के साथ आपका आगे पीछे करें, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज है तो आपको शायद पता हो, हम कोई भी लेटर है यानी कि कोई भी सेंटेंस है तो उसका जो पहला लेटर उसको हम स्टार्टिंग करते हैं कैपिटल से। जैसे मैंने कहा ही इज़ अ बॉय, तो आप यहाँ पे देखेंगे अगर ये प्रॉपर ग्रामर है फिलहाल, लेकिन अगर मैं यहाँ पे इसको आगे कर दूँ, ए को आपका पीछे कर दूँ, या बॉय से पहले मैं फुल स्टॉप यहाँ पे लगा दूँ, पहले की जगह अगर मैं इस तरीके से लिखूँ, ही को मैं EH यहाँ पे लिख दूँ, या आपका पहला छोटा करूँ देन बड़ा कर दूँ, तो इसके ग्रामर सपोर्ट नहीं करता है। यानी कि शायद सामने वाले को समझ में आ जाए, लेकिन कंप्यूटर जो है वो थ्रू आउट द कोड के थ्रू ही चलेगा, तो यहाँ पे समझ में नहीं आएगा अगर इसका जो मैं सिंटैक्स है इसको आगे पीछे करता हूँ। तो एरर भी हम लोग करेंगे और एरर निकालने के लिए हमारी हेल्प करता है हमारा जो इंटरप्रेटर है, जो कि कंपाइलेशन फेज के अंदर होता है और ये कोड देता है, आगे फॉरवर्ड करेगा असेंबलर को। देन असेंबलर जो है ये आपका जैसे आपका कोड है वो कन्वर्ट होगा तो एक डायरेक्टली मशीन कोड में नहीं होता, पहले ये असेंबली लैंग्वेज कोड में होता है, जहाँ पे हम निमोनिक्स का यूज़ करते हैं। यानी कि हम कुछ कोड वहाँ पे लिखेंगे जो कि पूरा ही आपका बाइनरी नहीं होता और पूरा आपका हाई लेवल भी नहीं होता। तो हाई लेवल लैंग्वेज के बीच में आपका आता है असेंबली एंड देन आपका लो लेवल में यहाँ पे कन्वर्ट होता है। तो ये असेंबलर का काम है कि इस फेज से इसको आगे तक ले करके जाना। देन आपका लिंकिंग फेज यहाँ पे होता है। लिंकिंग यानी कि फॉर एग्जांपल आपने जैसे एक नॉर्मल मैं एग्जांपल यहाँ पे लूँ, आपने प्रिंट यहाँ पे लिखा, तो प्रिंट करने के बाद जो भी इस प्रिंट के अंदर है वो डायरेक्टली आपके मॉनिटर पे आता है। तो अब मॉनिटर को कैसे पता कि इसमें जो प्रिंट है वो किस तरीके से ना आप इसको प्रिंट करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, टॉप लेफ्ट से ही क्यों होगा, वर्टिकली क्यों नहीं आएगा। तो ये जो कोड है ये पहले से डिफाइन होता है आपके सॉफ्टवेयर में, तो उसका हम यूज़ करते हैं। तो उन सभी जो कोड आपका कोड है उन सबको लिंक करने का काम होता है लिंक
थिंकिंग फेज में। एंड फाइनली जब एक पूरा आपका आपने हाई लेवल लिखा, यहाँ पे आपने इंग्लिश एंड मैथ्स में लिखा, एंड देन इसके साथ आपके बाकी चीज़ें भी कनेक्ट हुई, एंड फाइनली जब हमको ये कंप्लीट बाइनरी कोड यहाँ पे मिलता है, मशीन कोड, तब ये कोड एग्जीक्यूट होता है। और इसको मेन मेमोरी में एग्जीक्यूट करने के लिए, क्योंकि आपको पता होगा कोई भी सॉफ्टवेयर रैम पे ही एग्जीक्यूट होता है, तो रैम पे लेकर के आने के लिए हमारा यहाँ पे आता है लोडर, जो कि लोड करेगा और एग्जीक्यूट करेगा EXE फाइल को मेमोरी में। और ये इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि इसके बाद EXE फाइल को आप कहीं भी रन कर सकते हैं। तो ये आपका लास्ट यहाँ पे टॉपिक था। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। जो हमारा यहाँ पे चैप्टर है, बेसिक चैप्टर है लेकिन इंपॉर्टेंट है। ये एक्चुअल में कभी आपसे एग्जाम में या प्रैक्टिकल्स में पूछा जाता है कि कौन कौन से यहाँ पे फेजेस हैं जिसके थ्रू आपका एक प्रोग्राम हो करके गुजरता है। तो अभी हमने देखा जो जो हमारे फेज हैं, प्रोग्राम क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, और एक सॉफ्टवेयर फाइल के अंदर आपकी कौन कौन सी सब फाइल्स होती हैं। तो इसी के साथ हमारे ये चैप्टर भी खत्म होता है, चैप्टर नंबर 5। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 6, जहाँ पे हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 को, यूनिट नंबर 2 कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग के अंदर, वीडियो नंबर 6।